अस्सलाम वालेकुम साइकियाट्रिक क्लिनिक की तरफ से आज मैं जिस वीडियो के साथ आई हूँ उसका टॉपिक है सोमैटिक सिम्पटम्स एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। इसकी जो टाइप्स हैं वो 4 टाइप्स हैं। इनकी सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर, इलनेस एंग्जायटी डिसऑर्डर, कन्वर्जन डिसऑर्डर और चौथे नंबर पे आता है फैक्टिशियस डिसऑर्डर। सोमा का मतलब है बॉडी। ये बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है जो कि जिस्मानी अलामात को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेरा नाम समीना कंवल है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के तौर पे यहाँ पे काम करती हूँ। आज आपके सामने ये वीडियो शेयर करने का मकसद ये है कि आप अपने आस-पास के जो लोग हैं डेली रूटीन लाइफ में आप एक्सपीरियंस करते हैं, वो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का आपके सामने ज़िक्र करते रहते हैं, जिसका बेसिकली बहुत से डॉक्टर्स के पास विज़िट करने के बावजूद भी उनको कोई इलाज और कोई सैटिस्फैक्टरी उनके पास डायग्नोज़ नहीं होती है। तो आप उन सब लोगों को इस चीज़ के बारे में बता सकें कि ये बेसिकली एक नफ्सियाती मसला है जिसकी वजह से उनको जिस्मानी अलामात ज़ाहिर होती है। 4 टाइप जो हैं उनमें से आपके साथ जो मैं टाइप डिस्कस करने के लिए जा रही हूँ वो मखसूस तौर पे जिस्मानी अलामात जैसे कि दिल की धड़कन जो है उसका तेज़ हो जाना, ज़ुबान का बंद होना और इसमें हाथों में, पाँव में पसीने आना, जिस्मानी तौर पे बहुत ज़्यादा उनको घुटन महसूस होनी और अपना उनके बकौल ये कि हमें अपना दिल बंद होता हुआ महसूस हो रहा है। सोमैटिक सिम्पटम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर में आपके साथ जो आज डिसऑर्डर डिस्कस करना है, इसी की ही एक टाइप है जिसका नाम है सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर। इसमें ये होता है कि जिस्मानी अलामात की वजह से ऐसे लोग जो है जिनको नफ्सियाती मसला है और वो हर वक़्त ये आपके सामने ज़िक्र करते रहते हैं कि उनके सर में दर्द है, उनके जिस्म में दर्द है और उनके हाथ-पाँव मुड़ रहे हैं या फिर उनको उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं और किसी भी चीज़ को अगर आप उनके सामने ऐसी चीज़ जो कि बिल्कुल रूटीन की है, उस पे वो बहुत बुरी तरह से रिएक्ट करते हैं, ओवर सेंसिटिव होते हैं ऐसे लोग, तो उस पे बहुत बुरी तरह से रिएक्ट करते हैं। जिसमें अचानक से उनको पसीने आना शुरू हो जाते हैं, दिल की धड़कन तेज़ होती है और वॉमिटिंग उन्हें होनी शुरू हो जाती है। इससे उनकी जो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है वो डिस्टर्ब होती है, डेली रूटीन लाइफ़ डिस्टर्ब होती है। तो ये जो सारा ड्यूरेशन है इसकी डायग्नोज़ करने के लिए 6 मंथ का टाइम जो है वो होना बहुत ज़रूरी है, जब से ये अलामात वो बताना शुरू होते हैं आपको। सोमैटिक फॉर्म रिलेटेड डिसऑर्डर की जो टाइप्स हैं वो अभी मैंने आपके साथ शेयर किया है उसमें। तो उसकी जो कॉज़ेज़ हैं वो 2 तरह की हो सकती है, जेनेटिक और एनवायरनमेंटल। जेनेटिक में ये होता है जेनेटिक फैक्टर में कि अगर जो ऐसा शख्स है जिसको नफ्सियाती मसला है और वो बार-बार जिस्मानी अलामत ज़ाहिर कर रहा है, तो अगर उसकी मदर को ये मसला था, फादर को था या उनसे बड़े जो बहन-भाई हैं उनमें किसी को है या फैमिली जो भी ब्लड रिलेशंस है उनमें किसी को ये इश्यू है, तो ये काफ़ी ज़्यादा चांसेज़ है कि उस शख्स में भी जेनेटिकली ये चीज़ ट्रांसफ़र हुई। एनवायरमेंटल फैक्टर में ये होता है कि अगर आपने ये रूटीन में देखा होगा कि जो छोटे बच्चे हैं जब उनकी प्री स्कूलिंग स्टार्ट होती है तो स्कूल जाने से पहले वो अक्सर कंप्लेन करते हैं कि मेरे सर में दर्द हो रहा है या उनको पेट में दर्द की वो बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं बच्चे। तो बेसिकली वो जानबूझ के पेट में दर्द की कंप्लेन नहीं करते, उन पे मेंटली इस चीज़ का प्रेशर होता है कि हमने स्कूल जाना है, वहाँ जाके हमने 2 घंटे, 4 घंटे हमने ब बाउंड रहना है क्लासरूम में और उनकी रूटीन चेंज हो रही है जो कि 3-4 साल से घर में रहते थे बच्चे। तो ये जो पेट में दर्द होना या अचानक से सर में दर्द होना, कुछ बच्चों को तो वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब मेंटल प्रेशर की वजह से होता है, उनको स्ट्रेस की वजह से होता है। तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर में भी आप इस चीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि अचानक से उनकी जो रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अलावा एक शख्स है कि वो ये कहता है कि मुझे बुखार है और मेरा ब्लड प्रेशर लो है या फिर वो अक्सर इस तरह के लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरे मैदे में दर्द हो रहा है, तो जब इनके सारे टेस्ट करवाए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है या जो है इनकी रूटीन की ब्लड रिपोर्ट्स करवाई जाती हैं, तो कोई एक भी ऐसा एविडेंस नहीं होता जो इस चीज़ को प्रूव कर सके कि वो मेडिकली बीमार हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं वो बार-बार डॉक्टर चेंज करते हैं और फिर आपको एक ही बात कहते हैं कि जो डॉक्टर था वो कॉम्पिटेंट नहीं था, उसके पास रश बहुत ज़्यादा था, डॉक्टर ने मुझे ठीक तरह से प्रॉपर टाइम नहीं दिया, जिसकी वजह से वो मेरी बीमारी की तशख़ीस नहीं कर सका। तो होता ये है कि इस तरह के जो लोग हैं उनकी सैटिस्फैक्शन नहीं होती,
डॉक्टर ने जो डायग्नोज़ करनी है, मेडिसिन रिकमेंड करनी है, वो उनकी रिपोर्ट्स की बेस पे करनी है, क्योंकि कोई भी रिपोर्ट, कोई अल्ट्रासाउंड या कुछ भी, यहाँ तक कि ये लोग एमआरआई और बड़े-बड़े जो टेस्ट हैं वो करवा लेते हैं, सीटी स्कैन तक करवाते हैं कि हमें ये सारी रिपोर्ट्स हैं, हमने करवाई थी और हमें प्रॉब्लम था, लेकिन वो कोई भी एक ऐसा एविडेंस नहीं मिलता जिसकी बेस पे उन्हें कोई बीमारी हो या फिर उसके मुताबिक उनकी सैटिस्फैक्शन के लिए दवाइयाँ शुरू की जाए। अब बात करते हैं इसकी थेरेपी पे। तो इसमें 3 तरह की थेरेपी की जाती है, जिसमें बिहेवियरल थेरेपी है और फैमिली थेरेपी, प्लेसिबो इफेक्ट्स दिए जाते हैं। बिहेवियरल थेरेपी में डिफरेंट टेक्निक्स सिखाई जाती हैं, उसमें रिलैक्सेशन थेरेपी सिखाई जाती है इस तरह के लोगों को कि आपको जब भी एंग्ज़ायटी हो, स्ट्रेस हो, किसी चीज़ की अचानक अच्छी या बुरी खबर मिलने के असर में आप अचानक हाथ-पाँव ठंडे हों या आपको घबराहट का शिकार हो, तो उस वक़्त आपने रिलैक्सेशन थेरेपी करनी है। उन्हें टेक्निक्स सिखाई जाती हैं, जिसमें पीएमआर है, प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन थेरेपी है, जिस्मानी तौर पे खुद को किस तरह से वो रिलैक्स कर सकते हैं, अपने मेंटल प्रेशर को रिड्यूस कर सकते हैं और इसके अलावा कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी इसमें यूज़ की जाती है। प्लेसिबो इफ़ेक्ट का जिसमें जो मैंने आपके सामने ज़िक्र किया है, इसमें होता ये है क्योंकि उनको मेडिकली कोई बीमारी नहीं होती है, नफ्सियाती बीमारी है, तो इसलिए उनको ये कह के दवाई दी जाती है कि ये जो हम आपको दवाई दे रहे हैं, वो आपकी बीमारी को ठीक करेगी, लेकिन बेसिकली वो होते मल्टीविटामिन्स है। अगर एक शख्स जो कि सोमैटिक रिलेटेड डिसऑर्डर में फ़ॉल करता है डीएसएम-5 के अकॉर्डिंग, तो लेकिन उसमें ये चीज़ ज़रूरी है कि उसमें एंग्ज़ायटी का जो लेवल है बहुत ज़्यादा है, तो उसके एंग्ज़ायटी लेवल को रिड्यूस करने के लिए भी उसमें मेडिसिन जो है वो रिकमेंड की जा सकती हैं, अगर उसका एंग्ज़ायटी का लेवल हाई डायग्नोज़ आप करते हैं तो। उसमें प्लेसिबो इफ़ेक्ट से हट के भी उसको मैनेज किया जा सकता है। अब बात करते हैं लास्ट में फैमिली थेरेपी की। इस तरह का जो शख्स है वो फैमिली के लिए एक बहुत आज़माइश की अलामत होता है और वो पूरी फैमिली को अपनी तरफ इसमें अटेंशन सीकिंग बिहेवियर भी हो सकता है। फैमिली की वो तवज्जो हासिल करना चाहता है या फिर इस तरह के लोग जो है क्योंकि वो कोई काम नहीं करना चाहते, तो ये एक डिफेंस मैकेनिज़्म के तौर पे भी अपनी बीमारी को वो शो करते हैं। तो इसमें फैमिली को ये स्पेशल गाइडेंस दी जाती है कि ये आपके सामने जितना भी ज़्यादा बीमारी को डिस्कस करें, आपने अवॉइड करना है और बार-बार इनको डॉक्टर के पास नहीं लेके जाना क्योंकि अगर आप इनको बार-बार डॉक्टर के पास लेके जाएँगे तो ये जो इनकी बीमारी है वो बढ़ेगी या अलामात जो हैं वो बढ़ेंगी। तो इसके अलावा डिफरेंट किस्म की जो साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं वो फैमिली को भी सिखाई जाती हैं इस तरह के पेशेंट को मैनेज करने के लिए और पेशेंट को भी बताया जाता है कि इस बात का यकीन दिलाया जाता है कि आपको कोई बीमारी नहीं है सिवाय इसके कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं और आपको नफ्सियाती मसला जिसका इलाज जो है वो हमारे नफ्सियात के पास है और या फिर इस एंग्ज़ायटी को, स्ट्रेस को कम करने के लिए मेडिसिन्स रिकमेंड की जाती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस जो बीमारी है इसको आप अच्छे तरीके से समझ पाएँगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।